लोगों के जीवन को बचाना ये सामान्य बात नहीं है और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के कारण जिस प्रकार के नतीजे देश के सामने, दुनिया के सामने देश ने दिए हैं, पूरी दुनिया उस पर पूरी तरह से आश्चर्य और कौतूहल भरी नजरों से देख रही है। भाइयों बहनों, समय से लिए गए निर्णय और गरीबों के लिए लॉकडाउन के दौरान होने वाली समस्या के समाधान के लिए देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा देश आज इस बात के लिए आभारी है कि उन्होंने कोरोना से भी देश को बचाया है और साथ साथ उस दौरान लोगों के संकट में खड़े होकर के लोगों को बचाने का काम भी किया है। यानी हर प्रकार से देश को सुरक्षित करने, नौजवानों के हाथों पर फिर से रोजगार और काम उपलब्ध कराने के लिए जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है, वह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके, इसके लिए आवश्यक है कि बीमारी अभी समाप्त नहीं हुई। भाइयों बहनों, बीमारी के बारे में, आग के बारे में और पानी के बारे में एक जैसी कहावत चर्चा होती है। कहते हैं बाढ़ आई हो तो बाढ़ के पानी में बिना देखे नहीं घुसा जाता है, कहीं आग लगी हो तो आग बुझाने का काम पहले किया जाता, आग बुझाने का काम पहले किया जाता, आग के अंदर घुसा नहीं जाता है। और ऐसे ही बीमारी के बारे में भी है। बीमारी अगर समाप्त नहीं हुई है तो सावधानी ही, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए दो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, एक 2 गज की दूरी और दूसरा मास्क है जरूरी। आप सभी मास्क लगाएंगे? सभी लोग मास्क लगाइए। जो लोग मास्क नहीं लगाए वे लोग भी जरूर लगाएं। सचमुच में आपका अभिनंदन करूंगा आपके उत्साह के लिए, आपके उमंग के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो भाव आप सबने पैदा किया है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। भाइयों बहनों, सरकारें कैसे होनी चाहिए इसका उदाहरण आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया। याद करिए, आज से 6 साल पहले इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी। इससे पहले 2014 के पहले देश के अंदर जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर राजनीति होती थी। मोदी जी ने इन सबको बदल करके देश के अंदर उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए कार्य करते हुए सबको एक ही नारा दिया, एक ही संकल्प सबके सामने लिया और एक ही अपील सबको दी और वह उनका मंत्र था, सबका साथ सबके विकास का। 3 करोड़ गरीबों को मकान दे देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 10 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था करवाना, 12 करोड़ गरीबों के लिए गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित कर देना, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना, 35 करोड़ गरीबों का बैंक में अकाउंट खोल करके जनधन अकाउंट उपलब्ध करा देना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देना। और भाइयों बहनों, कोरोना में आपने देखा होगा 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
यानी सबका साथ सबके विकास का ये नारा प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान का हिस्सा है, जिसमें हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग आज बिहार के अंदर चुनाव में रोजगार को मुद्दा बना करके, रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके बिहार के नौजवानों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं, आखिर देश में भी और बिहार में भी उन्हें सत्ता में रहने का अवसर मिला था, तब उन्होंने गरीबों को मकान नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, गैस के कनेक्शन नहीं दिए, विद्युत के कनेक्शन नहीं दिए, शौचालय नहीं बनाए, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दिया, किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया, गरीबों को खाद्यान्न भी नहीं दिया। और ये तो बात की बात है, मूक जानवरों का चारा भी चट कर गए। और आज रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में, नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये लोग करना चाहते हैं। ये लोग जाति के नाम पर बिहार को बांटे थे, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किए थे, और जब अवसर मिला तो बिहार के नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आज से 15 वर्ष पहले बिहार के अंदर कांग्रेस और राजद की जो सरकारें थी, इनके कारण बिहार का होनहार, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान नौजवान के सामने अपना पहचान का संकट खड़ा हुआ था। लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में 15 वर्षों के दौरान सुशासन और विकास का जो एक नया मॉडल खड़ा बिहार के अंदर हो रहा है, आज बिहार का नौजवान कहीं भी जाता अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी ऊर्जा के बल पर पूरे देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाता है। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए, बिहार आज एक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और उसको बनाए रखने के लिए हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बिहार ने जो यात्रा प्रारंभ की है नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, जिससे हर बिहारी के चेहरे पर खुशहाली लाया जा सके और राम जानकी मार्ग जैसे विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा करके रामायण सर्किट को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सके। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ग्रहण लिया, तो दूसरी बार शपथ ग्रहण करते समय मोदी जी ने तो एक ही बात कही, उन्होंने कहा पहला 5 वर्ष गरीबों के लिए और नौजवानों के लिए, अगला 5 वर्ष भारत के उत्थान के लिए। याद करिए, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस नेतृत्व की उस सरकार के समय मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले के समय एक बात सामने आई थी कि पाकिस्तान का उन आतंकवादियों के ऊपर हाथ था, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। हमारे सैकड़ों लोग मरे थे, हमारे जवान शहीद हुए थे, और जब उस समय देश की जनता मांग कर रही थी कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाना चाहिए, तब कांग्रेस और राजद जैसे दल कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एटम बम है। भाइयों बहनों, इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं था, इनके लिए तो राजनीति और सत्ता महत्वपूर्ण थी। लेकिन पुलवामा में जब आतंकी हमला होता है, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और मोदी जी ने तब भी कहा कि हमारे देश के जवान इसको उचित समय पर जवाब देंगे। और 1 महीने की समय सीमा पूरी नहीं हुई कि भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसकर के आतंकी कैंपों को पूरी तरह नष्ट करते हैं। और 3 दिन पहले टेलीविजन में आपने देखा होगा, 3 दिन पहले सभी टेलीविजन में आ रहा था, क्या आ रहा था कि जब पुलवामा में आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत के जवान गए थे, हमारा एक विंग कमांडर पाकिस्तान में फंस गया था, उसको 24 घंटे के अंदर सुरक्षित वापस लाने के बारे में जब पाकिस्तान से कहा गया, और पाकिस्तान के
अंदर इस पे चर्चा हो रही थी। याद करिए, उस समय पाकिस्तान के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही थी। पाकिस्तान का जो थल सेना का प्रमुख था, वह पैर उसके कांप रहे थे कि कहीं भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत खराब थी, उन्हें पसीना हो रहा था। पसीना इस बात के लिए हो रहा था कि कहीं भारत हमला न कर दे और पाकिस्तान हमेशा के लिए दुनिया के मानचित्र से समाप्त न हो जाए। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है, जो आतंकवाद के सामने, दुश्मनों के सामने झुकता नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने की ताकत रखता है। ये भारत मोदी जी के नेतृत्व में आज खड़ा हुआ है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के कारण ही देश के अंदर नारी गरिमा के प्रति 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। नहीं तो 3 तलाक के नाम पर आधी आबादी को किस तरीके से अपमानित किया जाता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कश्मीर में धारा 370 तो सदैव के लिए समाप्त हो गया। यानी कांग्रेस ने 1952 में संविधान में धारा 370 जोड़ी थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बिहार का कोई नागरिक, कोई नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर रोजी रोजगार के लिए गया है और वो वहां जमीन खरीदना चाहता है तो वह नहीं खरीद सकता था। लेकिन आज मोदी जी ने बिहार के नौजवानों को भी अधिकार दे दिया है। अगर वह चाहे तो बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जमीन खरीद करके अपना मकान बना सकता है। ये ताकत मोदी जी ने आपको दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार कार्य करेगी और सुशासन और विकास के मॉडल को लेकर के नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार कार्य करेगा। और जब ये डबल इंजन की गाड़ी चलेगी तो बिहार भी समृद्धि और खुशहाली के मार्ग पर चलेगा और भारत दुनिया की एक महाताकत बन करके दुनिया के अंदर विश्व बंधुत्व की भाव को, राम राज्य के इस भाव को साकार करेगा। मैं पिछले लोकसभा चुनाव में आया था श्रीमती रमा देवी जी के प्रचार में, और उस समय जहां भी हम जाते थे श्रीमती रमा देवी जी एक बात के लिए मुझसे कहती थी कि योगी जी देखिए, आप कहीं भी जाएंगे बिहार के लोग तो एक ही बात पूछेंगे, और वो पूछेंगे कि योगी जी ये तो बताइए कि आज तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आप प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज बिहार के लोग आपसे पूछेंगे क्या तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तिथि बताएंगे नहीं, हम लोग अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करके, कार्य का शुभारंभ करके आपके बीच आए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि बिहार के हर गांव से एक एक श्रद्धालु को मैं वहां पर आमंत्रित जरूर करूं, क्योंकि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा लॉकडाउन होते ही महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से जब बड़ी संख्या में कामगार और श्रमिक निकलना प्रारंभ किए, नौजवान निकलने प्रारंभ किए, उत्तर प्रदेश और बिहार के, झारखंड और बंगाल के, हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर परेशानी हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को परेशानी नहीं हुई। लोग मुझसे पूछते थे कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो आप व्यवस्था कर ही रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए क्यों? मैंने कहा भी बिहार के लोग हमसे अलग नहीं है भाई, हम कहते हैं सीताराम कहते हैं हम लोग। तो मां सीता बिहार का प्रतिनिधित्व करती है, भगवान राम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ जय श्री राम हुआ है, जय सीताराम हुआ है, और इसी को हम अपना जीवन का मंत्र मान करके चलते हैं।
मां सीता के बगैर राम की पूर्णता नहीं मानी जाती है और इसलिए बिहार के लोगों को भी उसी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिल रही है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को कठिनाई नहीं हो रही थी, बड़ी खुशी के साथ लोग आते थे, रहते थे, उनकी सारी सुविधाएं वहां सरकार करती थी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी के सामने नहीं होने दी जाती थी। मोदी जी ने व्यवस्था की, ट्रेन भिजवाई, जगह जगह लोगों को सुरक्षा देने का कार्य किया गया। और आज भाइयों बहनों, जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ, मैं इस अवसर पर भले ही आपको उस समय आमंत्रित नहीं कर पाया, लेकिन आज विशेष रूप से आया हूं आप सबको बधाई देने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए। अब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है, बहुत शीघ्र भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। 500 वर्षों की जो टीस थी ये हुई दूर। अब भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की भी यश और कीर्ति देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है और इसके लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें देश के अंदर आवश्यक हैं और बिहार में भी विकास और सुशासन के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज विशेष रूप से मैं आज इस विधानसभा क्षेत्र में, रीगा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मोतीलाल प्रसाद जी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, इतनी भारी संख्या आपकी यहां पर है, ये भारी संख्या आपकी है, ये भारी संख्या इस बात को प्रमाणित करती है कि आप सबने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। आप सभी लोग मोतीलाल प्रसाद जी को भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे। पीछे तक सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके एक बार थोड़ा मुझे आश्वस्त तो कर दो। सभी लोग इधर भी सभी लोगों से बोल रहा हूं। 7 नवंबर को चुनाव है, यानी 3 दिन के बाद प्रचार कार्य बंद हो जाएगा और उस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा, कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री मोतीलाल प्रसाद जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए, आप सबसे अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।